offender under section 306 of CRPC। अभी तक आपने देखा कि क्या ऑफेंस हो सकता है, कैसे उसका ट्रायल होगा, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, किस हिसाब से एफआईआर होगी, ये सारी चीजें आपने देखी। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑफेंडर। इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं। एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने में आता है, अप्रूवर। इट इज नॉट दैट कॉमन वन जो हु अप्रूव्स, बट associated member of that offender, जो बाद में उसको खुद का गिल्ट महसूस होता है या और कोई चीज होती है, तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जाके ये एक्सेप्ट कर लेता है कि यस, दिस was happened by us, I played this role, this person played this role, ये वो बोल देता है। इसको बोलते हैं अप्रूवर। ठीक है, मीन्स आपने 120B देखा है ऑफ आईपीसी, व्हेन 2 or more persons are conspired together to commit any crime। सेक्शन 34 देखा है आपने, कॉमन इंटेंशन, रॉबरी है, मोर देन 1 person, मोर देन 2 person, डकैती है, मोर देन 5। तो ऐसे में इतने सारे लोग हैं, इनमें से कोई भी एक बंदा पलट जाता है, अपने एसोसिएट को छोड़ देता है और अपना गिल्ट महसूस करते हुए वो कोर्ट को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, प्रोसिक्यूशन को अपनी सारी चीज बता देता है। इवन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो 164 का स्टेटमेंट आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बता देता है। ठीक है, सो एन एसोसिएट इन क्राइम इज कॉल्ड एन अकम्प्लाइज। हर आदमी का अलग अलग पार्ट होता है। जब भी ये ग्रुपिज्म वाला क्राइम होता है, नो डाउट ही इज अ गिल्टी एसोसिएट, ये भी उसका पार्ट रहता है। बट अगर वो ट्रुथ लाता है कोर्ट के सामने, तो उसको पार्डन मिलता है। कोर्ट या तो उसकी सजा कम कर देगा या माफ कर देगा, बिकॉज ही इज द वन हु फील्स इज गिल्टी एंड कम बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ विद द ट्रुथ। ऐसे में उसको छोड़ दिया जाता है या उसकी सजा कम की जाती है। ऐसे बंदे को कहा जाता है अप्रूवर। ओके, he is granted a pardon to obtain evidence relating to the case। कोर्ट की उसने हेल्प की, इसके लिए पार्डन मिलेगा। To use evidence against the other accused, because he is the part of that crime, he is the accomplice on that offense, and if he is willing and he is ready to disclose all the material fact before the court of law, जो टेक्निकलिटीज हैं, जो टेक्टिक्स हैं, जो एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, बिकॉज उन्हीं का पार्ट एक सामने आ जाता है। ओके, टू दिस एंड ही इज गिवन एन एश्योरेंस बाय द मैजिस्ट्रेट। ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा तो मैजिस्ट्रेट भी उसको एश्योरेंस देगा। भाई वो क्यों हेल्प करेगा? सरकार की क्यों हेल्प करेगा? कोर्ट की क्यों हेल्प करेगा? ऐसे तो फिर भी चांसेस हैं कि ट्रायल चलाए और उसको एक्विटल मिल सकता है, बट देन टू ही इज हेल्पिंग द प्रोसिक्यूशन, ही इज हेल्पिंग द कोर्ट by giving the evidences related to the offense in which he is also involved. However, due to some reason, he is ready to depose all the material fact before the court of law. ऐसे में मैजिस्ट्रेट को या कंसर्न जज को एक एश्योरेंस उसको देना होता है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, एंड he will be examined as a witness of prosecution। ठीक है, ऐसे में पार्डन मिलता है। पार्डन किस किस में मिलता है? केसेस ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट, आपने स्केड्यूल देखा ही है।
या ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर। तो ऐसे में आपके साथ वाला आदमी खुद आपके सामने आपके अगेंस्ट जाता है, आपके खिलाफ गवाही देता है, कोर्ट उस बंदे को पार्डन करेगा और जिनके खिलाफ गवाही है उनको पनिश करेगा। पार्डन में बी ग्रांटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, JMFC एट एनी स्टेज। ऐसा नहीं है कि जब उसका एविडेंस आएगा तभी, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बीच में उस एक्यूज को लगता है नहीं नहीं आई हैव टू, वो डिपोज करेगा एंड इट इज एडमिसिबल, बट बिफोर द जजमेंट, नॉट आफ्टर पासिंग द जजमेंट। 4 लोग हैं, कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, उसके बाद बोले आई एम अप्रूवर, तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एडजुडिकेशन हो चुका, प्रॉपर प्रोसीडिंग हो चुकी, आफ्टर द ट्रुथ फाइंडिंग बाय द कोर्ट। अब कोई डिपोज करे, इट्स नो यूज, इट मस्ट बी बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट। जैसे आज भी जजमेंट है और आज भी वो बोले तो बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। Pardon also granted by Court of Session and High Court. The pardon is granted on a condition that as a return for the pardon, the approver should make full and true disclosure of the circumstances known to him. Pardon तभी मिलता है जब वो अप्रूवर, वो एक्यूज पूरी तरह से एश्योरेंस दे कोर्ट को, yes I will tell the whole truth, nothing but the truth। ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। Pardon is given, there will be no other better evidence available in absence of approval disclosure। जब साथ वाला बंदा ही सारी चीज बोल दे, तो आप जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पोल खोल दिया, तो बाकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट्स द बेस्ट एविडेंस। ओके, सो if the approver does not disclose the full and truly the circumstances and fact of the case, then he has committed breach of his promise। Pardon का उसने promise लिया मैजिस्ट्रेट से, लेकिन उसने होल ट्रुथ नहीं बोला। In such case मैजिस्ट्रेट उसको ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी ट्रायल पे ले सकता है। मीन्स जो मेन ऑफेंस है वो तो है ही है, उसके अलावा भी वो इसमें ले सकता है, ट्रायल चला सकता है। ओके, when the approval gets the full protection only when he has a fully and truly disclosed all the relevant facts। प्रोटेक्शन देना काम है, सजा से भी, बाकी लोगों से भी, क्योंकि वो उनके साथ का आदमी होता है और वो पलट जाता है। तो बचा हुआ जो सिंडिकेट जो आउट ऑफ द ट्रायल है, they may try to harm that approver। ठीक है, the evidence given by the approver is admissible, but universal practice of the court is not convict the accused on a uncorroborated evidence of approver। भले ही अप्रूवर बोल रहा है, बट उसकी भी इन्वेस्टिगेशन, उसकी भी इंक्वायरी, उसकी भी ट्रुथफुलनेस जानना जरूरी है कोर्ट के लिए। कोर्ट सिर्फ इस बात को नहीं मान लेगा कि नहीं ये साथ में था तो बस जो बोल रहा है वही सही है। वो जो बोल रहा है वो भी सही है या नहीं, ये भी कोर्ट को देखना कोर्ट का काम। The reason is that approver is participate criminals, that is participated in crime, he will have a motive to put a blame on the accused to shift the guilt from himself। Section 133 यहाँ पे एक बार किया कि 4 आदमी हैं, चारों ने मिलके किया, लेकिन अब पहला वाला सोच रहा है कि इन 3 पे डाल दूं तो मैं तो फ्री हो जाऊंगा, मैं दोबारा कर सकता हूँ। ये मोटिव अगर सामने आता है तो अप्रूवल का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। ओके, अप्रूवल का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों की नजर से जा चुका है, सॉन्डर्स मर्डर केस, इन विच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऑल आर इन्वॉल्व, और उनमें से द वन मिस्टर जयदेव वो बन गया अप्रूवर। इसकी वजह से बाकी लोगों को कैपिटल पनिशमेंट ग्रांट हुआ एंड जयदेव गॉट पार्डन। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन 360 of CRPC,
दैट इज फर्स्ट ऑफेंडर, जो पहली बार क्राइम कर रहा है. Provisions are made in CRPC for those who commit offences for the first time. This is the benevolent legislation. It enables the court to release the accused instead of sending him to the jail. The release is on a probation of a good conduct. First offender है, कोर्ट को लगता है कि इसने पहली बार किया है, सेटिस्फाइड भी कोर्ट हो जाता है कि इसका ऐसा कोई नेचर नहीं है, इसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सर्कमटेंसेस हो, उस सर्कमटेंसेस की वजह से किया, तो ऐसे में कोर्ट उसको जेल ना भेज के वार्निंग दे देता है और अंडर द आईज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर उसको रिलीज कर दिया जाए. प्रोबेशन ऑफिसर उस बंदे पर, उस एक्यूज पे जिसको रिलीज कर दिया गया है, उस पे नजर रखता है, रिपोर्ट बनाता है कि क्या रिलीज होने के बाद इस बंदे ने वापस वो क्राइम किया, कोर्ट ने जो उस पे मर्सी दिखाई, क्या वो गलत फायदा उठा रहा है. इफ नो then it's okay. If yes, then वापस that accused person may be tried. The object is avoid the sending of first offender to the prison and running the risk of turning him into a regular criminal. Reason इसके लिए होता है क्यों नहीं भेजा जा रहा है, हो सकता है उसने पेटी ऑफेंस किया हो, उसकी कोई मजबूरी थी इसलिए उसने चोरी की. He is a good person having a good antecedents. There is no criminal record against him. But then too, उसने वो ऑफेंस किया just to save the life of his family member. He needs money. उसके पास कुछ नहीं था तो उसने चोरी की. या और भी कोई circumstances है जिसमें कोर्ट को लगता है कि that due to that condition he forced to commit that crime. उसने कोई मजे के लिए वो चोरी नहीं की, ऐसे में कोर्ट उसको छोड़ देता है. रीजन छोटे क्राइम के लिए या ऐसे क्राइम के लिए जो उसको मजबूरी में करना पड़ा, जेल भेजा जाएगा, तो वी ऑल नोज दैट जेल इज द यूनिवर्सिटी ऑफ अ क्राइम. वहां पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, बड़ी बड़ी सिंडिकेट होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि जब ये एक अच्छा आदमी जेल जाएगा, देयर आर चांसेस कि वो ट्रेनिंग लेके बाहर निकले. इस वजह से फर्स्ट ऑफेंडर्स को अवॉइड किया जाता है जेल भेजना. When the person is above 21 is convicted for 7 years or fined only when the person is below 21, or woman is convicted for less than life imprisonment and no previous conviction is there. The court, having regard to the age, character, antecedent and circumstances, may release him on a bond instead of sentencing him. ठीक है. सात, अगर वो 21 साल के ऊपर का है तो 7 साल तक की सजा वाले जो क्राइम उसने किए हैं उसमें उसको रिलीज मिल सकती है. ठीक है. जो बिलो 21 है उनको फाइन देके छोड़ा जा सकता है. विमेन का भी वही है, लेकिन उसके लिए प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, कोई पेंडिंग ऑफेंसेस नहीं होना चाहिए. मींस ही इज द फ्रेश वन. ओके. He must be appealed within 3 years when called upon. In the meantime, he keeps the peace and be a good behavior. अगर प्रोबेशन ऑफिसर देता है रिपोर्ट, नहीं ये बाहर जाके भी उसने ब्रीच किया कंडीशंस का, और कोर्ट उसको वापस बुलाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपील कर सकता है within 3 years to the higher court. What is the scope of this section? This section applies to the accused who is convicted of a theft, dishonest misappropriation 406, cheating 415 से लेके 420 तक, और any offense punishable with the 2 years of imprisonment and fine. जिसमें 2 साल की सजा या फाइन होगा, ऐसे उसमें आपको पार्डन मिल सकता है. ऐसे उसमें आपको प्रोबेशन ऑफिसर से बात करके उसके निगरानी में आपको छोड़ा जा सकता है. और उसके लिए कंडीशन क्या है? यू मस्ट बी अ फ्रेश ऑफेंडर. There is no any previous conviction against the accused, and the court will take into the consideration the age, character, antecedent, or any extenuating circumstances instead of sentencing him. Release on admonition. Admonition is a kind of a warning given by the court.
कि अभी किया है, सर्कमस्टेंसेस भले ही जो भी हो, आगे नहीं करना. And after giving proper admonition, court may release that accused on a probation. ठीक है. The session court or any appellate court may pass an order under this provision. So jurisdiction सबके पास है इसका. If the accused is failed to observe the condition imposed by the court, he may be arrested and sentenced by the court. कोर्ट ने छोड़ दिया, छूटने के बाद भी ये एक्यूज अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वापस वही चीज कर रहा है, कोर्ट की छूट का गलत फायदा उठा रहा है, ऐसे में मे बी रीअरेस्ट और फिर से उसको सेंटेंस किया जाएगा. द ऑर्डर इशूड अंडर दिस सेक्शन इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पनिशमेंट. ठीक है. अब उसके बाद सेक्शन 1110 दैट इज हैबिचुअल ऑफेंडर. ये तो हो गया फ्रेश ऑफेंडर. हैबिचुअल जो बार बार वही क्राइम कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिलता है फिर भी वही कर रहा है, ट्रायल चल रहा है, बेल पे है तो भी वही कर रहा है, 4 बार जेल होके आया तो भी वही कर रहा है, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे बंदे को कहा जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर. According to the CRPC, special provisions are made in respect of habitual offender and disparate characters. The object is to prevent the commission of an offence by such person and of securing future good behavior from them. Habitual offender means habitual robber, housebreaker, thief or forger. ऐसे लोग चोरी मेरा काम, उनका धंधा ही वही है. 2 या 2 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं. हाउस ब्रेक करते हैं, फॉर्जर, ऐसे लोग हैबिचुअल ऑफेंडर कहलाते हैं. हैबिचुअल ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और हार्बरर ऑफ थीव्स. प्रॉपर्टी चुरा के अगर चोरों से लोग माल खरीदना ही बंद कर दें तो चोरी नहीं होगी. बट वो लोग कम दाम पे सस्ते में उनको सामान मिलता है तो वो सामान खरीदते हैं. तो चोरी करना और चोरी का सामान खरीदना ये दोनों ही ऑफेंस है. पुलिस ने वार्निंग दी, उसके बाद भी आप कंटिन्यू चोरी का माल खरीद रहे हैं, यू विल बी ट्रीटेड एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर. हैबिचुअल किडनैपर, एक्सटॉर्शनर, अबडक्टर, चीट और पीस वायलेटर. रोज की आदत है, दारू पी के आए, रोड पे रोज हंगामा कर रहे हैं, सोसाइटी में रोज हंगामा चालू है, रोज किसी से मारपीट होगी, तो ये एक हैबिट बन जाती है. ठीक है. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में जो आप देखते हैं कंटिन्यू, एक बार ड्रग की आदत लग गई तो वो उनको फुलफिल करनी है. अब उसके लिए पैसे नहीं है, टू अर्न द मनी और टू अर्न दैट ड्रग ही इज रेडी टू कमिट द क्राइम आल्सो. तो वो धीरे 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 उनका एक ऑरा बढ़ता जाता है. एक बार किया, उनको अपने गिल्ट का कोई पछतावा नहीं, वो कंटिन्यू वो क्राइम करते चले जाते हैं. दैट इज हैबिचुअल ऑफेंडर. ओके. All the questions after the lecture. Foreign Exchange and Regulation Act और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, कस्टम एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट हैं. फूड एडल्ट्रेशन आपने देखा होगा, अभी जब भी कोई भी फेस्टिवल्स आता है तो आपका दुनिया भर के एडल्ट्रस मैटर होते हैं. ओके. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं. Class 1 magistrate, that is JMFC, who receives the information about such person is within his jurisdiction may require him to execute a bond for his good behavior and for a period not above 3 years. The magistrate must give a so-called notice giving all his deeds about the information, value, bond, etc. जो रिलीजिंग ऑन बॉन्ड होता है उसमें ये सारी चीजें लिखी जाती हैं. ठीक है. द थर्ड टाइप ऑफ ऑफेंडर इज जुवेनाइल ऑफेंडर, जिसकी एज 16 इयर्स से नीचे है, बट दैट पर्सन इज कमिटिंग अ क्राइम, दैट पर्सन इज कमिटिंग एन ऑफेंस. पर्सन हु इज हैविंग लेस देन 16 इयर्स ऑफ एज और अप टू द 16 इयर्स. सर्टेन benevolent
provisions have been made in CRPC to meet the juvenile offender. उसके लिए एक अलग एक्ट भी दिया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो हम फर्दर उसमें जाएंगे. A person under age of 16 years as on date he is produced before the court. कंडीशन यही होनी चाहिए कि उसकी एज 16 इयर्स या उससे कम हो, तभी वो जुवेनाइल कंसीडर किया जाएगा. 16 साल से अगर एक दिन भी ज्यादा है तो ही विल नॉट ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल, उसको कॉमन ऑफेंडर में लिया जाएगा. पहले ये एज 18 साल थी, बट आफ्टर द निर्भया केस 2013 का अमेंडमेंट आया और अब ये एज ऑफ जुवेनाइल 16 से हटाकर 18 से हटाकर 16 कर दी गई. ओके. Accused of an offense not punishable with the death or imprisonment of a life is a juvenile and he may be tried by the CJM, Chief Judicial Magistrate, or court empowered under the Children's Act 1960. अगर स्पेशल कोर्ट बनी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायबल होता है. विच प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन. जुवेनाइल्स को कभी भी सेंटेंस नहीं मिलता, उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, बिकॉज अभी उसकी बहुत सारी लाइफ बाकी है. सेम थिंकिंग होती है जो फ्रेश ऑफेंडर्स के लिए होती है कि अभी इससे अगर इसको जेल भेजा, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिमिनल्स, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है और कल को जाकर वो और एक अपग्रेडेड लेवल का ऑफेंडर बन सकता है. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द जुवेनाइल ऑफेंडर from the company of the convicted criminals in the jail and accept to give them a suitable training and to rehabilitate them. जेल भेजने से अच्छा वो एक छोटा बच्चा है, भले क्राइम हीनियस है, बट जस्टिस इज फॉर ऑल. क्या सर्कमस्टेंसेस में किया है, उतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, उतना उसको एज का एक्सपीरियंस नहीं है. ऐसे कंडीशन में उसको प्रोबेशन पीरियड में डाल देते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देते हैं, उसको जेल नहीं भेजा जाता. ठीक है. उसके बाद आता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 83. He is any person proclaimed by the court as an offender who is accused of an offense punishable under section 302, that is murder, 304 culpable homicide, 392 robbery as stand in CRPC. ऐसे क्राइम उसने किए हैं, बार बार कर रहा है, लेकिन वो एब्सकॉन्ड है आफ्टर रिलीज ऑन अ बेल. ऐसे लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है. द कोर्ट मस्ट हैव इशूड अ वारंट अगेंस्ट हिम. ही मस्ट हैव एब्सकॉन्डेड और कंसील्ड हिमसेल्फ. या तो वो फरार हो गया है या उसने खुद को छुपा रखा है. The proclamation is writing is to be published requiring him to appear within 30 days. तो उसके conspicuous place of property पे ये एक नोटिस चिपका दी जाती है. और भी कई जगह होता है वारंट वाले पोस्टर्स लग जाते हैं, पेपर्स में फोटो छपती है. तो दिस इज नोन एज अ प्रोक्लेमेशन. और ऐसे ऑफेंडर्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है, जिनके ऊपर कुछ इनाम रख दिया जाए, कुछ रिवॉर्ड रख दिया जाए और वो कोर्ट के सामने हाजिर हो सके. तो पब्लिक से मदद ली जाती है to collect the information about that offender. The proclamation. Publication means regarding the publicity in some conspicuous place, affixing the copies to some conspicuous part of the house of the accused and the court. It may be published in newspaper. Attachment of property होती है. After issuing a proclamation, the court may proceed to attach his property like Zakir Naik, Vijay Mallya. ये सारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं. गिवन टाइम पीरियड में इन्होंने सरेंडर नहीं किया, कोर्ट के पास नहीं आए, ऐसे में इनको इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है. सर्च वारंट, सर्च एंड अरेस्ट. इसमें सबसे पहले टॉपिक आपका आता है सर्च वारंट. A search warrant is a warrant
that is the order issued by the magistrate to the police officer to search a particular place or places and to seize the things or to discover a person who are wrongfully confined. Means या तो किसी आदमी को ढूंढने के लिए पुलिस सर्च करती है जिसको रॉन्गफुली पकड़ के रखा है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस ढूंढती है, कुछ आर्टिकल डिस्कवर करने के लिए रिलेटेड टू ऑफेंस पुलिस ढूंढती है। ये सारा का सारा आपका सर्च वारंट के बाद ही होता है। ओके, और ये सर्च वारंट इश्यू करते हैं कंसर्न मैजिस्ट्रेट। ठीक है, सर्च वारंट इश्यूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग, ट्रायल के लिए जरूरी है, एविडेंस के लिए जरूरी है, और वो चीज जब तक कोर्ट के सामने नहीं आती कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ऐसे में कोर्ट इश्यू करता है पब्लिक नोटिस या सर्च वारंट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू सीज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, सर्च ऑफ अ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, false document, seizure of any forfeited publications, to discover any person who has been wrongly confined. किसी को किडनैप करके रखा है, wrongfully confined करके रखा है, तो उसको ढूंढने के लिए भी सर्च वारंट में भी issued for that search of that place. The search warrant authorizes the police officer to enter and search the place to seize any article, things, document which is required under the warrant. To convey that to the magistrate, it also authorizes him to arrest and produce before the magistrate any person found therein who is privy of the offences. In case of a confined person, after the search and discovery, the person must be produced before the magistrate. So the object क्या है इसका कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान, कोई भी प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने एज ए एविडेंस प्रोड्यूस करना जरूरी है जो अभी तक ट्रायल में नहीं आई है, और वो नेसेसरी है टू फाइंड द ट्रुथ। ऐसे में मैजिस्ट्रेट इश्यू करता है सर्च वारंट टू कलेक्ट एंड सीज दैट प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा, कोई पर्सन कन्फाइंड है और पता चल जाता है कि शायद इस प्लेस पे, एक्यूज के प्लेस पे हो सकता है, तो वो कन्फाइन किए हुए बंदे को सर्च करने के लिए भी सर्च वारंट इशू किया जाता है। ओके, और आफ्टर गेटिंग द डिस्कवरी ऑफ दैट पर्सन और एनी आर्टिकल, एनी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग दिस रेड, all the articles including that person must be produced before the magistrate. One pro forma is also given for the search warrant. Somehow it's the same for all courts in India. Okay, search how made. The police officer who is duly authorized to make a search may enter the place concerned, and the person in charge of the place, house or closed place, that is go down, must allow to free ingress and egress to him. जिसके घर का सर्च वारंट है, जिसके अंडर, जिसके पोजीशन में वो प्लेस है, उस पर्सन के पास कोई राइट नहीं है टू obstruct that police officer who is coming with the search warrant. तो ना तो उसकी एंट्री पे कोई रोक होगी, ना उसकी एग्जिट पे कोई रोक होगी, और ना ही उसके इन्वेस्टिगेशन में कोई रोक कर सकता है। दो ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सील प्लेस है, गोडाउन है, व्हाटएवर दे, जिस प्लेस का सर्च वारंट है, पुलिस हैविंग द एब्सोल्यूट पावर टू एंटर, सर्च, collect the evidence, take the custody of that material or person, and respectfully exit from that premises. These are the right and power of that investigation officer or the person authorized by the court for this search. The police officer must conduct a mahazar. Mahazar आपने देखा कल. He must call 2 or more respectable person of the locality, make the search in the presence of, and prepare a list of items seized.
अगर रेड पड़ रही है तो 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन्स बुलाने हैं लोकेलिटी के, उनके सामने सर्च चालू किया जाता है, उनके सामने प्रॉपर्टी सीज होती है और उस पर उन दोनों के सिग्नेचर लिए जाते हैं। ठीक है, उस लिस्ट को, उस प्रोफार्मा को महाजर बोला जाता है, एंड दैट महाजर मस्ट बी साइंड बाय द विटनेसेस एज वेल एज द ऑफिसर। और जितने आइटम सीज होते हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने एज अ रिपोर्ट पेश किया जाता है। द पर्सन अरेस्टेड और डिस्कवर्ड हु इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उसके लिए भी अलग पंचनामा लगता है। अरेस्ट विदाउट वारंट में आपने देखा है, whenever the cognizable offense is reported by the police may arrest that person without the prior permission of the court, because the nature of the offense is cognizable in nature. Okay, so the person concerned with the cognizable offense, a proclaimed offender जो फरार है, a person concerned with the extraditable crime, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को तोड़ के आ रहा है वो बंदा, भले ही किसी और कंट्री का है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है अगर उस कंट्री में है तो वहां का लोकल ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। डिसर्टर ऑफ आर्मी, वॉर चल रही है और बीच में छोड़ के भाग गया। रिलीज कन्विक्ट, भागा हुआ कन्विक्टेड पर्सन। A person with house breaking tool with the stolen property, अगर पुलिस ने आपको रास्ते चलते देखा, आपके पास ऐसे टूल हैं जो घर तोड़ने के काम आ सकते हैं, या आपके पास चोरी की प्रॉपर्टी है और पुलिस उसको पहचान जाती है, in that situation too पुलिस में डिटेन यू। हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आपको अरेस्ट कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव एक्शन। Any person who commits non-cognizable offense before the police officer and refuses to give the name and address, भले ही non-cognizable offense है लेकिन पुलिस has a full right to inquire। ऐसे में आप नाम पता, नाम पूछा नाम नहीं बता रहे हो, पता पूछा पता नहीं बता रहे हो, फोन नंबर पूछा वो नहीं बता रहे हो, in that condition police may detain you though you are committing a non-cognizable offense। So it's a duty of the person to give a perfect and true answer of the question which is asked by the concerned police officer। आप ये नहीं बोल सकते उसने पूछा आपका नाम क्या, आप पूछोगे तेरे को क्या, ऐसे नहीं कर सकते, because he is a public servant, he is having a reason to ask you। कई बार गाड़ी रोक के पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, it's your duty to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth। ठीक है। Any person who is designating to commit offense a cognizable offense, गन लेके आप जा रहे हो, तलवार लेके जा रहे हो, आपने ऑफेंस किया नहीं है लेकिन आपके हाथ में जो वेपन्स है वो देख के लगता है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में पुलिस में डिटेन। ठीक है। अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, ये तो हो गया पुलिस ऑफिसर से, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। उसके लिए क्या प्रोविजन है? अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट द पर्सन हु इज कमिटिंग हिज ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। आपके सामने किसी का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो उस ऑफेंडर को आप अरेस्ट कर सकते हैं to prevent the life or damage to the property। A non-bailable and cognizable offense or proclaimed officer means पोस्टर चिपका हुआ है that he is the proclaimed one, आपके सामने से वो आदमी निकले, in that situation you have a full right to detain that person, but after the detention you have to inform immediately to the concerned police officer। अरेस्ट करने के बाद आपने डिटेन रख लिया और आपने अपना ट्रायल शुरू कर दिया, ये नहीं कर सकते आप। आपको अरेस्ट का पावर है, अरेस्ट करो, इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफिसर एंड हैंड ओवर हिम। ओके। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे की जाती है? पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट इन अ कॉग्निजेबल केसेस by
he may arrest with the warrant in non-cognizable cases also. But वारंट कौन सा होता है? जब मैजिस्ट्रेट अलाउ करेगा, जब मैजिस्ट्रेट परमिशन देगा, तो पुलिस में डिटेन यू in a non-cognizable offenses too, but only the condition is that order must be passed by the concerned magistrate. In so arresting, he may touch or confine the accused unless he submits to arrest. पुलिस अरेस्ट करने आई, आपने अगर खुद को ही सरेंडर कर दिया, ठीक है, आई एम रेडी टू माई अरेस्ट, ऐसे में पुलिस कैन नॉट टच योर बॉडी, इज नॉट अलाउड टू टच अनलेस एंड अनटिल पुलिस को ये ना लगे कि आप शायद भाग सकते हैं. एक बार हो गया वापस चालू. ठीक है, अगर आपने अरेस्ट देने से मना किया, अगर आपने कोशिश की एब्सकॉन्ड होने की, इन दैट सिचुएशन पुलिस मे यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यू, जिससे आप भाग ना पाए. ठीक है, he has no power to kill except in extreme cases. पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि आपको मार दे, लेकिन जब एक्सट्रीम केसेस आ जाता है लाइक विकास दुबे, ऐसे में पुलिस आपको मार भी सकती है. बट उसके लिए प्रायर कंडीशन होना चाहिए. द एक्यूज मस्ट बी एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल टू द डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ. चोरी करके आप भाग रहे हो तो पुलिस के पास राइट टू किल नहीं है. राइट टू किल तभी है जब आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उस पर सेंटेंस डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का. ही इज एंटाइटल्ड टू फ्री इंग्रेस और एंग्रेस, hence may break open or any closed door or window कर सकती है, but he should not enter a zanana but should give a due notice of his entry. पहले होता था, अब तो बहुत कम है, जनान खाना जिसमें सिर्फ औरतें होती थी, वहां भी पुलिस को एंट्री का राइट है, बट आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस. हम एंट्री करने जा रहे हैं 5 मिनट में, ऐसे इंफॉर्मेशन देने के बाद पुलिस ऑफिसर में एंटर, और डिसेंसी होना एक्सपेक्टेड होता है, बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, इज द पब्लिक सर्वेंट. द एक्यूज आफ्टर द अरेस्ट शुड नॉट पुट टू द अननेसेसरी रिस्ट्रेंट. जब अगर उसने खुद को सरेंडर कर ही दिया है अननेसेसरली, जैसे विकास दुबे मैटर में कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि उसकी हैंडकफिंग क्यों नहीं थी, इजी अरेस्ट हुआ है, तो ऐसे में अननेसेसरली रिस्ट्रेन नहीं किया जाता, तो हैंडकफिंग की जरूरत नहीं होती. When the police officer takes the arrest that person, the police officer should inform him the grounds of his arrest. क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, बेल मिल सकती है क्या अगर बेलेबल ऑफेंस है तो, और पुलिस ऑफिसर उसको सर्च कर सकता है, सीज करेगा ऑल आर्टिकल जो उसके पास है, एक्सेप्ट वेयरिंग अपीयरेंस. आपके शरीर के कपड़े को छोड़कर आपके शरीर पे कुछ भी चीज नहीं रहेगी. It's a right of a police to seize all. The search of the woman may be made by women police or another woman. अगर women police नहीं है तो another woman जो वहाँ पे अवेलेबल होगी, कंसर्न पुलिस ऑफिसर बुलाएगा और बोलेगा इसको सर्च करो मेरे सामने. But the male police officer is not allowed to touch the body of that women offender or women accused. The search of the women must be made by the women police or the another women. 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया है, सबसेक्शन 4 में has been added to prohibit the arrest of the women after the sunset and before the sunrise, except in exceptional cases. छोटे मोटे पेटी क्राइम्स हैं जहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि वुमेन एब्सकॉन्ड कर सकती है एक्यूज, ऐसे में आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज the women offender, women accused shall not be arrested by the police officer. Weapon, if any, are also seized. अगर कोई वेपन भी आपके पास मिलता है तो वो भी सीज किया जा सकता है. So this is your warrant and the procedures of the arrest by the police officer. उसके बाद आता है प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स, कि कौन कौन से प्रोसीजर, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि क्राइम कमिट हो उसके बाद ही आप अरेस्ट करिए, बट
प्रिवेंटिव एक्शंस भी हैं जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दैट इज कमिश्नरेट लेवल और सुपरिटेंडेंट लेवल के पास होते हैं. दे मे बी ट्रीटेड एज अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. उनके पास भी पावर है फॉर अ टेक अ एक्शन फॉर प्रिवेंटिव रिलीफ. दैट इज सबसे स्पेशल आपने कई बार सुना होगा सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी. It is one of the preventive measures provided by the CRPC to meet immigrant cases. That is, to dispense with the usual formalities followed by the magistrate and empower him to take a measure by making ex parte order. Without hearing the opposite party, the police may impose section 144 CRPC. ठीक है. इसके लिए कंडीशन और प्रोसीजर क्या है? मैजिस्ट्रेट मस्ट बी सेटिस्फाइड देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड अंडर दिस सेक्शन. अगर उस मैजिस्ट्रेट को मींस सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर को लगता है कि नो यहाँ पे ग्राउंड ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे मुझे सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ेगा, तो वो सेक्शन 144 जैसे राइट होने की एक्सपेक्टेशन है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो पुलिस पहले से ही प्रोक्लेम कर देती है सेक्शन 144, जिससे पब्लिक वहां जमा नहीं होगी. जब पब्लिक ही जमा नहीं होगी तो राइट नहीं होगा. इट्स अ प्रिवेंटिव एक्शन. ही मे इशूड अ राइटिंग ऑर्डर इन फैक्ट ऑफ द केस, और वो सर्व कर देगा. पब्लिकली प्रोक्लेम किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा. द ऑर्डर मस्ट बी डायरेक्ट टू अब्सटेन अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. आप अपने घर के बाहर ना निकले तो 5 आदमी से ज्यादा नहीं. इलेक्शंस में आपने देखा होगा वोटिंग बूथ के पास सेक्शन 144 इम्पोज होता है, कंटिन्यू अनाउंसमेंट चलता रहता है. वो इसीलिए होता है ताकि आप कल को ये ना बोले कि सर मुझे थोड़ी पता था यहाँ 144 है. टू टेक द ऑर्डर विद द सर्टेन प्रॉपर्टी अंडर हिज मैनेज. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन, annoyance or injury to any lawful employed person. Future expected annoyance, injury ये रोकने के लिए किया जाता है. Prevent the danger to the human life, health and safety. But obviously right होंगे तो नुकसान होता है, तो उनको रोकने के लिए ये किया जाता है. Prevent the disturbance of a public tranquility, right or affront. Public जो प्रॉपर्टी है उसको आप नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे में रोका जाता है. एंड दिस ऑल आर द एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट हियरिंग द अदर साइड. तो प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस दैट इज ऑडी अल्टम पार्टम इज नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी. दिस मीन्स इज टू डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप residing in a specific area or to public generally in a particular place. This is known as section 144. The order may be altered suo motu by the magistrate. It may be restricted. Any person aggrieved may be application to the magistrate who shall hear or direct suit. अगर आपको objection है ये 144 से, तो you may give the application raising the objection against this. The maximum duration is for 2 months और उसके बाद वो एक्सचेंज होता है. ठीक है. तो दिस इज नोन एज सेक्शन 144. अब ये कहाँ कहाँ के लिए रोका जाता है, किन किन चीजों के लिए? कई बार आपने देखा होगा पानी के लिए, जगह के लिए लड़ाई हो जाती है, स्पेशली इन अर्बन रूरल एरियाज. खेत को लेके लड़ाई हो जाती है, ऐसे में वहां पे एक डिस्प्यूट होने के चांसेस है, तो वहां पर उस प्लेस पर सेक्शन 144 लगा दिया जाता है कि तुम भी नहीं आओ, वहां पे प्रोटेक्शन बैठा दिया जाएगा, क्योंकि आप आएंगे तो वहां पे राइट हो सकता है. गो बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट अथॉरिटी एंड टेक द ऑर्डर. तो इस हिसाब से आपका ये सारा का सारा सेक्शन 144 चलता है. ओके.